पर्टिकुलर राइट्स, विशिष्ट अधिकार, इसका छठा हिस्सा है। छठा हिस्सा, द स्टेट क्लियरली हैज़ ए राइट टू सेल्फ प्रोटेक्शन बट इट शुड बी इन ऑब्वियस डेंजर बिफोर इट इज गिवन लीव टू एक्ट। लीव टू एक्ट इसका मतलब होता है निस्संदेह राज्य को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। निस्संदेह राज्य को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, पर उसे अपने इस अधिकार का उपयोग तभी करने दिया जाए जब वास्तव में उस पर कोई भारी संकट आ पड़े। जब वास्तव में उस पर कोई भारी संकट आ पड़े। लेकिन आज हम 2021 में क्या देखते हैं, जो हमारे केंद्र में सरकार है, जो फांसीवादी और शैतानी ताकतें सत्ता में पहुंच गई हैं, वो किस तरह से राज्य का उपयोग कर रही हैं। राज्य को जो रक्षा करने का अधिकार है, किस तरह से उसका दुरुपयोग कर रही हैं, ये दिखाई पड़ रहा है। तो वही कहा गया है कि निस्संदेह राज्य को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, पर उसे अपने इस अधिकार का उपयोग तभी करने दिया जाए जब वास्तव में उस पर कोई भारी संकट आ पड़े। There will never be liberty at any place where there is an excessive concentration of power at the center. लास्की साहब कह रहे हैं, जिस राज्य में शक्ति का बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण होगा वहाँ कभी भी स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती। वहाँ कभी भी स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती। ये लास्की साहब कह रहे हैं। उनके कहने का मतलब यही है कि केंद्र के पास में या राज्य के पास में बहुत ज़्यादा शक्ति नहीं होनी चाहिए, उसका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। केंद्रीकरण होने का मतलब तानाशाही होती है। केंद्रीकरण होने का मतलब तानाशाही होती है, तो तानाशाही में स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। यही लास्की साहब कह रहे हैं। तो लोकतंत्र में शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है। लोकतंत्र में शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है, केंद्रीकरण नहीं होता है। Order surely is not the supreme good, and rebellion has not always been wrong. Rebellion has not always been wrong. और व्यवस्था ही सबसे बड़ी अच्छाई नहीं है। व्यवस्था ही सबसे बड़ी अच्छाई नहीं है, और बगावत हमेशा अनुचित नहीं होता है। बगावत हमेशा अनुचित नहीं होता है। व्यवस्था के नाम पर अन्याय अत्याचार जो आज हमारे भारत देश के अंदर हो रहा है, कि कोई भी SC ST OBC माइनॉरिटी, कोई भी समाज खुश नहीं है, बहुत सब दुखी हैं, तो ये व्यवस्था के नाम पर हो रहा है। तो इसीलिए कहा गया है कि व्यवस्था ही सबसे बड़ी अच्छाई नहीं है, और बगावत हमेशा अनुचित नहीं होता है। यानी जुल्म अत्याचार जब राज्य की तरफ से होता है, यानी आतंकवाद जब राज्य की तरफ से फैलाया जाता है, जिसको स्टेट टेररिज्म कहते हैं, यानी पुलिस और मिलिट्री लगा करके जब राज्य अत्याचार करता है, जैसे जंगल में नक्सलियों के साथ हो रहा है, और हमारे कश्मीर में जो है माइनॉरिटीज़ के साथ में हो रहा है, मुस्लिम्स के साथ में हो रहा है, तो इसीलिए तो ये ठीक नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि बगावत हमेशा अनुचित नहीं होता है। जुल्म अत्याचार के खिलाफ पब्लिक बगावत कर सकती है। Executive justice in fact is simply a euphemism for the denial of justice. लास्की साहब कह रहे हैं कार्यपालिका का न्याय असलियत में न्याय का अभाव है। कार्यपालिका का न्याय असलियत में न्याय का अभाव है। यानी जब अब जैसे हमारे भारत देश के अंदर जो है न्यायपालिका है, उसमें जो है कोलिजियम से जज भर्ती हो रहे हैं, तो न्याय क्या मिलने वाला है? भारत देश में क्या न्याय मिलने वाला है? 250 परिवारों से जज बन रहे हैं। अब उसमें जो है एक ही जाति के लोग सबसे ज़्यादा भरे हुए हैं, 90% भरे हुए हैं वहाँ पर, जिसको ब्राह्मण कहते हैं। यानी ब्राह्मणों के 250 परिवार हैं जहाँ से जज पैदा होते हैं, तो न्याय नहीं मिलने वाला है। तो वही कहा गया है कि कार्यपालिका का न्याय असलियत में न्याय का अभाव है। जब कोलिजियम से के जज हो रहे हैं, उनसे न्याय नहीं मिल रहा है, तो जाहिर है कि कार्यपालिका के लोग जो हैं, जो हमारे उसमें एग्जीक्यूटिव हैं, वो लोग न्याय करेंगे। तो उसे कहा गया है कि कार्यपालिका का न्याय असलियत में न्याय का अभाव है। इफ़ ए मैन sincerely thinks like James Russell Lowell that war is merely an alias for murder, it is his duty to say so, even if his pronouncement is inconvenient to the government of the day. इसका मतलब ये होता है कि यदि किसी व्यक्ति का
यदि किसी व्यक्ति का जेम्स रसेल लॉवेल की भांति विश्वास है कि युद्ध हत्या का दूसरा नाम है, तो उसका कर्तव्य है कि वह अपने इस विचार को इस विचार को प्रकट करे, भले ही ऐसा करने से तत्कालीन सरकार को असुविधा पैदा हो। ये जेम्स रसेल लॉवेल हैं जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए हैं, उनका कहना है कि यदि किसी व्यक्ति का विश्वास है कि युद्ध हत्या का दूसरा नाम है, तो उसका कर्तव्य है कि वह अपने इस विचार को प्रकट करे, भले ही ऐसा करने से तत्कालीन सरकार को असुविधा पैदा हो। A government which meets the threat of a general strike is not entitled to public support merely because it meets the threat. जो सरकार आम हड़ताल की धमकी का मुकाबला करती है वह इस कारण जनता के समर्थन की हकदार नहीं हो जाती कि उसे धमकी दी गई है। यानी लोकतंत्र में जो है हड़ताल होती है, लोग हड़ताल करते हैं अपनी मांगों को लेकर के, और सरकार को उसको दबाना नहीं चाहिए, दबाने का हक नहीं है, बल्कि सरकार को बातचीत के जरिए उसका हल निकालना चाहिए। यही लोकतंत्र का तकाजा है। लेकिन तानाशाही में ऐसा नहीं होता है। तानाशाही में, फांसीवादी सरकार में, शैतानों की सरकार में ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ पर जो है हड़ताल करने वालों को बलपूर्वक दबा दिया जाता है। टॉलरेंस शुड बी गिवन टू ऑल रिलीजियस दैट टॉलरेट अदर्स so long as their dogmas contain nothing contrary to the duties of citizenship। ये रूसो कह रहे हैं टॉलरेंस, जो धर्म दूसरे धर्मों के प्रति सहनशील हो, उनके साथ सहनशीलता का व्यवहार तब तक करना चाहिए जब तक उनके सिद्धांत नागरिक कर्तव्यों के विपरीत न हो जाएं, अब हमारा देश में क्या देखते हैं, यहाँ पर शैतानों का धर्म है, ऊंच नीच का धर्म है। वो भारत की 7,000 जातियाँ जो SC ST OBC हैं और माइनॉरिटी हैं, सबके साथ जुल्म अत्याचार कर रहे हैं। तो वही कहा गया है कि जो धर्म दूसरे धर्मों के प्रति सहनशील ना हो, उनके साथ सहनशीलता का व्यवहार तब तक करना चाहिए जब तक उनके सिद्धांत नागरिक कर्तव्यों के विपरीत न हो जाएं। Religion cultivates a spirit and capacity for idealism which states work needs but cannot give। AC लिंडसे साहब कह रहे हैं कि धर्म संघ एक ऐसी भावना और आदर्श की क्षमता पैदा करता है जिसकी राज्य को जरूरत तो रहती है, पर जिसे राज्य स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकता। An eye for an eye and a tooth for a tooth। जैसे को तैसा या खून के बदले खून, यह न्याय का आदिम मानदंड था। जैसे को तैसा नहीं, एक आँख के बदले एक आँख, एक दांत के बदले एक दांत। तो इसी को कहा गया है, ये जैसे को तैसा या खून के बदले खून, यह न्याय का आदिम मानदंड था। लेकिन आज सभ्य समाज में इस तरह की न्याय व्यवस्था नहीं है, आज ऐसी व्यवस्था नहीं है।